हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज रोग का प्रकोप और स्वास्थ्य हमारे सामने दोनों एक महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में उभरा है। चाहे वो और रोग के प्रकोप से संदर्भित हो या स्वास्थ्य को लेकर के हमारी चिंता। और इस तरह के जो हमारे टॉपिक होते हैं वो एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से एक महत्वपूर्ण इशू के तौर पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अभी जो ये वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विभिन्न प्रकार के रोग आज मानव समाज के समक्ष एक डरावनी चुनौती के रूप में देखे जा सकते हैं। विशेषकर गैर संक्रामक एवं संक्रामक रोगों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों में उत्तर दें। दोस्तों, आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए 8368196379 पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्लास के बारे में। मैं क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ दूं कि विभिन्न प्रकार के रोग आज मानव समाज के समक्ष एक डरावनी चुनौती के रूप में देखे जा सकते हैं। विशेषकर संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोगों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों के उत्तर दें। ध्यान दीजिएगा, जैसे आईएएस, पीसीएस जैसे मुख्य परीक्षा में इस तरह के टॉपिक इस बार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अभी बीपीएससी 65 मेंस होने वाला है। उन लोगों के लिए टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके करंट के संदर्भ को जोड़ते हुए इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चन और आंसर दोनों में एक मेल होना चाहिए। कहने का मतलब आप में भटकाव नहीं होनी चाहिए। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है आपका आंसर उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए, उसमें भटकाव न रहे, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रोग को डिफाइन करेंगे। तो रोग का शाब्दिक अर्थ है अस्वस्थ, अर्थात सहज नहीं होना। दूसरे शब्दों में कहें तो शरीर के अलग अलग हिस्सों का सही से काम नहीं करना ही रोग है। आनुवांशिक विकार, हार्मोन का असंतुलन, शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का सही तरीके से काम नहीं करना आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। रोगों के आंतरिक उपापचय या बाह्य कारक के अलावा असंतुलित आहार, पर्यावरण प्रदूषण, तंबाकू, शराब और नशीली दवाएं आदि के सेवन प्रमुख कारण हो सकते हैं। इसके बाद ध्यान दें, आपके रोग में खास करके संक्रामक और गैर संक्रामक रोग के बारे में था। तो यहाँ पे हम रोग का वर्गीकरण कर लेंगे। प्रकृति, गुण और प्रसार के कारणों के आधार पर रोग को दो प्रकार के होते हैं, यानी हम इसे दो प्रकार के वर्गीकरण में हम आगे आंसर लिखेंगे। पहला, जन्मजात रोग। वैसे रोग, यहाँ रोग है, ध्यान रखेंगे, वैसे रोग जो नवजात शिशु के जन्म के समय से ही उसके शरीर में विद्यमान होते हैं जन्मजात रोग कहे जाते हैं। ये रोग आनुवांशिक अनियमितताओं या उपापचयी विकारों या किसी अंग के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से होते हैं। ये मूल रूप से स्थायी होते हैं, जिन्हें आमतौर पर आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। जैसे आनुवांशिकता के कारण बच्चों के कटे हुए ओट, अर्थात जिसे हम हर्लिप कहते हैं, कटे हुए तालू, हाथी पांव जैसी बीमारियां, गुणसूत्रों में असंतुलन की वजह से मंगोलिज्म जैसी बीमारी आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये इस तरह के रोग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे हम जन्मजात रोग कहते हैं। और जन्मजात रोग का जो सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे कि ये रोग मूल रूप से अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट,
अर्जित रोग। अर्जित रोग वैसे रोग या विकारों को अर्जित रोग कहते हैं जो जन्मजात नहीं होते, लेकिन विभिन्न कारणों एवं कारकों की वजह से हो जाते हैं। इन्हें निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जा सकता है। अर्जित रोग को हम दो भाग में बांटेंगे। पहला, गैर संक्रामक या गैर संचारी रोग। आमतौर पर ये रोग आनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरण और जीवन शैली जैसे कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं। गैर संचारी रोग को दीर्घकालिक बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह लंबे समय तक बनी रहते हैं तथा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ये दीर्घकालिक बीमारी होते हैं, ध्यान दें। गैर संचारी रोग। गैर संचारी रोग की रोकथाम और इन पर नियंत्रण हेतु वैश्विक कार्रवाई के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन की योजना में 4 प्रमुख NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज शामिल किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है हृदय वाहिनी बीमारियां जैसे हार्ट अटैक एवं स्ट्रोक। दूसरा, कैंसर। तीसरा, दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां। और चौथा, मधुमेह। ये सारे के सारे NCD के तहत आते हैं। WHO के द्वारा इसे वर्गीकृत किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हृदय संबंधी विकार, कैंसर और मधुमेह समेत गैर संचारी रोग भारत में लगभग 61% मौत का कारण बनते हैं। इन बीमारियों के कारण लगभग 23% लोगों पर प्री मैच्योर का खतरा बना रहता है। इस तरह के आंकड़े स्वाभाविक तौर से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके आंसर के लिए। आंसर की जो एक तरह से आप कहें क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। तो इस तरह के आंकड़ों को आप ध्यान में रखेंगे, और इस तरह के आंकड़े हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट इंडिया हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेटस के अनुसार वर्ष 2016 में होने वाली कुल मौतों में गैर संचारी रोग का योगदान 61.8% था। दूसरा, इसका सेकंड पार्ट हमने देखा, संचारी या संक्रामक रोग। ये रोग कई प्रकार के रोगजनक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और कीड़े आदि की वजह से होते हैं। ये रोगजनक आमतौर पर रोग वाहकों की मदद से एक जगह से दूसरे जगह एवं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संक्रामक बीमारियां रोगाणु से होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलते हैं। कुछ और रोग रोगाणु जनित होते हैं पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, जैसे टेटनस आदि। यानी हम यहाँ पे ऐसे समझे कि जो संक्रामक रोग है उसमें दो तरह की होती है कि एक कुछ संक्रामक ऐसे भी रोग होते हैं जो रोगाणु जनित होते हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, जैसे कि टेटनस। और एक है कि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से देखा जाए तो दोनों तरह से एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इसका एक बड़ा कारण रहन सहन की खराब हालत, जिनमें अशुद्ध पेयजल, मल मूत्र निकास की व्यवस्था न होना, कम पोषण और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा का अभाव आदि शामिल है। तपेदिक, कोढ़, कालाजार,
आदि संक्रामक बीमारियों के अलावा आज मौजूदा दौर में कई नई बीमारियां भी सामने आ रही है, जो मानव समाज के समक्ष एक बड़ी चुनौती का रूप धारण कर चुकी है। इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण वर्तमान संदर्भ में कोविड-19 या कोरोना वायरस संक्रमण जिसे कहते हैं, संक्रमण को देखा जा सकता है। विशेष करके अब हमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन में वर्तमान संदर्भ को दिखाना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। पूरी दुनिया में इसे लेकर पैनिक स्थिति देखने को मिल रही है। हर दिन हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। दुनिया भर के कई शहरों और पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पे ज़्यादा भटकाव नहीं होना चाहिए कि हम लॉकडाउन की स्थिति और इकोनॉमिक्स वगैरह को ज़्यादा लिखने लगे। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। हमें क्वेश्चन की डिमांड को याद रखना है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है और उन्हीं चीज़ों को आप आंसर दें। एक तो शब्द सीमा और दूसरा आपके पास टाइम मैनेजमेंट, दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए भटकाव ना होने दें। कोरोना वायरस का संक्रमण मुख्य रूप से फेफड़ों को संक्रमित करते हैं। इसके अलावा इसके दो मुख्य लक्षण होते हैं, एक है बुखार और सूखी खांसी। ध्यान दें, इसका जो संक्रमण है मुख्य रूप से फेफड़े को संक्रमित करता है और इसके लक्षण में बुखार और सूखी खांसी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कई बार इसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत की परेशानी आती है और इस तरह का बीमारी जो अस्थमा पेशेंट या फिर हार्ट से रिलेटेड पेशेंट के लिए काफ़ी घातक हो जाता है। कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली खांसी आम खांसी नहीं होती, इस कारण लगातार खांसी हो सकती है, यानी यह लंबे समय तक होने वाली खांसी का एक पर्याय बन जाता है। वर्तमान में इस संक्रमण से निपटने का कोई सटीक दवा उपलब्ध नहीं है और देश दुनिया भर के वैज्ञानिक निरंतर इस क्रम में लगे हुए हैं। इस संक्रमण से निपटने के लिए प्रमुख कारगर प्रावधानों में, इन प्रावधानों को आप पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखेंगे। पहला है संक्रमित मरीज को एकांत में रखना, निरंतर जांच की प्रक्रिया को लागू करना। जिन देशों में जांच करने पर जोर नहीं दिया गया, वहां संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, तो इसलिए निरंतर जांच की प्रक्रिया को अपनाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। थर्ड, तैयारी और त्वरित कार्रवाई करना। नेक्स्ट, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। नेक्स्ट, साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना इत्यादि। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो जिस प्रकार कोविड-19 संक्रमण ने वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित किया है, इससे साफ जाहिर है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधानों पर बल देने की आवश्यकता है। साथ ही देश के स्वास्थ्य प्रणाली एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता है। सरकार को अपने स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है एवं स्वास्थ्य सेक्टर को प्राथमिकता के रूप में देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी हम स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना पीछे हैं वह सामने दिखाई देता है। देश के स्वास्थ्य में आधारभूत संरचना के अभाव का मुख्य कारण सरकार की प्राथमिकता में इसका पीछे रहना भी रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2019 में अपनी कुल जीडीपी का महज 1.5% स्वास्थ्य पर खर्च किया।
2020-21 में इसे 1.6% करने और 25 तक 2.5% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विकसित देशों को रहने भी दें तो यह विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। यहाँ तक कि चीन अपनी जीडीपी का 2.9%, ब्राज़ील 3.9% क्षेत्र पर खर्च करता है, स्वास्थ्य क्षेत्र पे। इतना ही नहीं, आप देखें तो पाकिस्तान भी अपने जीडीपी का भारत की तुलना में ज़्यादा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करता है। चूँकि कोरोना वायरस ने स्वास्थ्य को सरकार की प्राथमिकता में ला दिया है, इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करना शुरू करेगा। लास्ट में आप निष्कर्ष लिखना ना भूलें। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार रोगों की निरंतरता ने मानव समाज को प्रभावित किया है, ऐसी परिस्थिति में इससे उबरने के लिए न सिर्फ जागरूकता बल्कि उपयुक्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रणाली के साथ साथ सरकार की प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। व्यक्ति एवं समाज के दायित्व एवं कर्तव्य भी इस प्रकार के रोगों के निदान में सहायक होंगे। इस तरह से आप अपने आंसर को एंड करेंगे एक निष्कर्ष के साथ। दोस्तों, अगर क्लास सही लगे तो आप लाइक करें, क्लास को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये सुविधा पहुंच सके। अभी ऐसे ही लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन क्लासेस का एक लोगों में इस तरह से क्रेज़ बना हुआ है और जहां तहां जो चीज़ें देखने को मिल रहा है, तो ऐसी चीज़ों में आपको जहां से भी जो चीज़ें अच्छा मिल रहा है उसे आप ध्यान रखें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आप में भटकाव ना हो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।